हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अमेरिकन लेजिस्लेचर, जिसमें हम कर रहे थे लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। लास्ट सेशन में हमने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कंपोजिशन की एंड आज हम इस सेशन में करते हैं पावर्स, फंक्शंस एंड पोजीशन ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसके 435 मेंबर्स हैं। ये लोअर हाउस है, तो इसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, तो इसकी पावर्स हैं उसको हम एक पार्ट्स में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेचर का मेन पर्पस क्या है? लॉ बनाना। तो लेजिस्लेटिव पावर्स भी इनके पास हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बिल बनाए जाते हैं। जितने भी बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की भी अप्रूवल की जरूरत होती है। कोई भी बिल है उस बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर बिल सेनेट में इंट्रोड्यूस किया गया तो उसको अप्रूवल के लिए ये कंपल्शन है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी वो बिल पास हो। उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं तभी वो बिल लॉ बनता है। तो इसके पास लॉ मेकिंग पावर्स भी हैं, जिससे ये बिल है बिल को पास करते हैं। जो मनी बिल है, मनी बिल ओनली एंड ओनली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। नंबर 2, फाइनेंशियल पावर्स, फिनांस से रिलेटेड पावर। जो मनी बिल है, मनी बिल कहां पर इंट्रोड्यूस होता है? मनी बिल ओनली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट जितना भी एक्सपेंडिचर करता है उस एक्सपेंडिचर पर कांग्रेस का कंट्रोल होता है। कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट दोनों ही आते हैं। इन दोनों की अप्रूवल चाहिए। अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है अप्रूव करता है तभी जाकर वो मनी को विड्रॉ करा सकता है। तो इनके पास बहुत सारी फाइनेंशियल पावर्स भी हैं। नेक्स्ट चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें ओनली एंड ओनली 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। अगर अमेंडमेंट के लिए प्रपोजल करना है, अभी जस्ट प्रपोजल की बात कर रहे हैं, प्रपोज करने के लिए भी ये जरूरी है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में प्रपोजल पास होना चाहिए। उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास है। नेक्स्ट इज पावर टू डिक्लेयर वॉर। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ होता है, लेकिन वो अकेला अपनी मर्जी से कंट्री में वॉर की सिचुएशन है वो डिक्लेयर नहीं कर सकता। इसके लिए उसको ऑब्लिगेटरी है कि कांग्रेस की परमिशन चाहिए। अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट अप्रूव करते हैं, हमारे पास वॉर के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तभी जाकर प्रेसिडेंट है वॉर डिक्लेयर कर सकता है। तो इनके पास वॉर को डिक्लेयर करने की, पीस को कंक्लूड करने की पावर्स भी हैं। नेक्स्ट इज जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन मींस जुडिशरी से रिगार्डिंग फंक्शन। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको प्रेसिडेंट अप्रूव करता है, लेकिन जो उनके सबॉर्डिनेट होते हैं, अदर कोर्ट्स हैं, उनके जितने भी जज हैं उनकी अपॉइंटमेंट किसके थ्रू की जाती है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू की जाती है। एंड अगर इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट करना है, चाहे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट हो, वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट हो, या फिर जो हाई ऑफिशियल है उनके अगेंस्ट हो, तो इम्पीचमेंट मोशन भी किसके हाथों में है? जे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में है। और इसके अलावा अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ हाउस करता है उसको भी जे पुनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल पावर्स। इलेक्टोरल पावर्स क्या होती हैं? इलेक्शन से रिलेटेड पावर्स। मींस अगर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है, इसके इलेक्शन के लिए स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में इसके पास पावर है कि जो प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकते हैं। जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट है, इस टाइम वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। तो ये
पावर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास है। जैसे इन्होंने थॉमस जेफरसन को 1801 में एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था। उनके बाद जॉन एडम है, उनको 1825 में प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था, जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वीकेंड था। तो इनके पास इलेक्टोरल पावर्स भी हैं, जिस वजह से ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करना ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का फंक्शन है, इसकी पावर्स है। इलेक्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जो भी मेंबर्स खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, उनके रिगार्डिंग रूल बनाने, वो इसकी जुडिक्शन के अंडर आता है। टू फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन, तो इस पर किसकी पावर है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की। देन इन्वेस्टिगेटरी फंक्शंस मींस इन्वेस्टिगेशन करना। अगर कोई अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा तो इस कंडीशन में इनके पास स्पेशल कमेटीज भी हैं, जिसके थ्रू जो उस ऑफिसर जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जितने भी ऑफिसर हैं उनकी इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। तो ये होगी पावर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पावर्स या किसी और कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि इनके पास बहुत सारी पावर्स नहीं है, क्योंकि इनकी जो पावर्स है ये पावर अपने अकेले नहीं यूज करता, इनको जो पावर है सेनेट को भी इक्वल पावर दी गई है। इस तरह जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इनकी पावर्स है, वो पावर्स देख के लगता नहीं है कि इनके पास डोमिनेंस है, ये डिक्टेटर बन सकती है। वरना हम जितने भी कंट्रीज में देखते हैं उन कंट्रीज में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की डिक्टेटरशिप होती है। तो हम अब करते हैं पोजीशन ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सच में ही एक स्ट्रॉन्ग हाउस है या फिर एक वीक हाउस है? तो हम ये कहते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इट इज अ वीक हाउस। तो ऐसे कौन सी कॉजेज हैं जिस वजह से हम ये कहते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक वीक हाउस है? फर्स्ट वन इज एग्जेक्टिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो एग्जेक्टिव है वो मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मींस वहां पर पार्लियामेंट्री नहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट है वो एग्जेक्टिव हेड होता है, लेकिन वो अपने किसी भी काम के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जो प्रेसिडेंट है एग्जेक्टिव ऑफिसर है वो सेनेट को रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को नहीं होते। इसीलिए ये क्या हो गया? वीक हाउस हो गया, जिसमें एग्जेक्टिव ऑफिसर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नंबर 2 शॉर्ट टेन्योर। इसका टेन्योर कितना है? ओनली एंड ओनली 2 इयर्स के लिए, जो बहुत कम है। इसमें क्या होता है, जो भी मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं फर्स्ट ईयर वो जस्ट फैमिलियर होते हैं कि काम कैसे करना है, क्या क्या फंक्शंस है, इसको जस्ट जानते हैं। एंड सेकंड ईयर में क्या होता है, उनको होता है कि हमको नेक्स्ट ईयर फिर इलेक्शन जीतनी है, तो इसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा कम टाइम की वजह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो अपना काम एफिशिएंटली नहीं कर सकते। जो सेनेट है, सेनेट का टेन्योर 6 इयर्स का होता है। नंबर 3 इक्वल पावर्स ऑफ द सेनेट। जे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसमें जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है एंड सेनेट है, इन दोनों को इक्वल पावर्स दी गई हैं। जो वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, इन दोनों को इक्वल पावर्स दी जाए। नेक्स्ट इज लैक ऑफ नेशनल फीलिंग। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हैं वो अपने रीजनल इंटरेस्ट हैं उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर उनकी प्रायोरिटी नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, तो अगर रीजनल इंटरेस्ट के लिए फीलिंग्स होंगे, हम उनके लिए ही लॉयल बने रहेंगे, तो हम देश के लिए काम नहीं कर सकते। इनके ऑपोजिट जो सेनेट के मेंबर है उनकी नेशनल फीलिंग्स होती है, वो नेशनल लॉयल होते हैं, इसीलिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की इंपॉर्टेंस है वो डिक्रीज कर गई। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम कहते हैं कि
अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जितने भी मेंबर्स हैं वो कुछ भी अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 मेंबर्स हैं और इसमें क्या होता है, सभी को इक्वल टाइम नहीं दिया जाता कि अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि लैक ऑफ टाइम होता है, इसीलिए एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर किसी की इंपॉर्टेंस लॉ के लिए, बिल के रिगार्डिंग या किसी इंपॉर्टेंट इशू के रिगार्डिंग इसमें डिस्कशन हो रही है, तो हो सकता है जो रेलेवेंट मेंबर है, जिसको बहुत नॉलेज है, उसको अपनी बात कहने का मौका भी ना मिले, इसीलिए एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाता है इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जो सेनेट है, सेनेट में क्या है, सभी को इक्वल चांस दिया जाता है, वहां पर 100 मेंबर्स हैं, लेकिन जहां पर 435 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट इज लार्ज साइज ऑफ द हाउस। इसका साइज क्या है कंपेयर टू सेनेट, इसमें 435 मेंबर्स हैं, वहां पर सेनेट में ओनली 100 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पार्टी डिसिप्लिन। वहां पर कोई भी पार्टी डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया जाता, जिस पार्टी की मेजॉरिटी है उसकी भी पार्टी डिसिप्लिन नहीं है, वहां पर अपॉर्चुनिटीज्म चल रहा है, वहां पर अगर मैं आपके फेवर में वोट कास्ट करूंगी तो आप मेरे फेवर में वोट कास्ट करना, बस यही चलता है। पार्टी व्हिप है, इसकी कोई भी कंडीशन नहीं होती है। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लीडर। इसका मीनिंग क्या हुआ, वहां पर जो रिकॉग्नाइज्ड लीडर है वो नहीं है, वहां पर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड लीडर नहीं होता किसी भी पार्टी का, इसीलिए क्या होता है, वहां पर स्पीकर ही एक लीडर का रोल प्ले कर रहा है, वहां पर पार्टी का कोई भी रिकॉग्नाइज्ड लीडर नहीं होता। नेक्स्ट इज लिमिटेड फाइनेंशियल एंड लेजिस्लेटिव पावर्स। जो इसकी फाइनेंशियल पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर्स है, वो भी लिमिटेड है। जो हम मनी बिल कहते हैं, मनी बिल ओनली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जब वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हो जाता है, उसके बाद जो सेनेट है इसमें चेंजेस कर सकती है। जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, जो बिल मेकिंग पावर्स है, अगर बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हो गया, उसके बाद सेनेट उसको चेंज कर सकती है, तो इनकी जो लॉ मेकिंग पावर्स है वो भी क्या है, लिमिटेड है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द सेनेट। जो सेनेट है, सेनेट की इलेक्शन भी कैसे होती है, जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की होती है, वहां पर सेनेट को भी लोग डायरेक्टली ही इलेक्ट करते हैं। पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन थी, लेकिन 1913 से सेनेट की डायरेक्ट इलेक्शन होने लगी, इसीलिए ये दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होने लगे। तो हम इन पॉइंट्स को पढ़कर ये कह सकते हैं, डेफिनेटली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है एक वीक हाउस है। जितने भी एक्सपीरियंस्ड या फिर फेमस पॉलिटिशियंस होते हैं, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर नहीं बनना चाहते, वो प्रेफर करते हैं कि वो सेनेट का मेंबर बने। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इट इज अ वीक पावर्स। जो इनको पावर्स दी गई हैं वो भी बहुत ज्यादा लिमिटेड पावर्स हैं। विद दिस हमारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे स्पीकर ऑफ द हाउस। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।